हेलो स्टूडेंट्स, मैं विभू मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम जो है 9th के साइंस 2 का जो है लेसन नंबर 17 जिसका नाम जो है कि जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इसका आज हम स्वाध्याय पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पूरा टॉपिक हम लोगों ने एक एक लेक्चर करके कंप्लीट कर लिया है। तो आज ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा जो है इसका स्वाध्याय है। तो इसमें जो है देखिए, मैं बुक मेरे पास नहीं है तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसमें टोटल जो है 9-10 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ दूसरे प्रश्न से। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समूह में विसंगत शब्द पहचान कर उसका कारण लिखिए। तो हम चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिए गए समूह में असंगत शब्द पहचान कर उनका कारण लिखिए, जिसमें पहला दिया है जलवाहिनी। तो जलवाहिनी में असंगत रसवाहिनी, दृढ़ ऊतक और विभाजी ऊतक। तो इसमें विसंगत है विभाजी ऊतक। और इसका कारण क्या होगा? अन्य ऊतक दृढ़ स्थायी ऊतक है। मतलब कि जलवाहिनी, रसवाहिनी, दृढ़ ऊतक, ये सभी दृढ़ ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं, जबकि विभाजी ऊतक उस कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा है अभिस्तर ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक और अधिचर्म। इन चारों में से जो असंगत है वो अधिचर्म होगा। कारण कि अन्य सभी ऊतक प्राणी ऊतक है, जबकि ये किसमें? वनस्पति में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद दिया उपास्थि। तीसरा पॉइंट है उपास्थि, अस्थि, स्नायु रज्जु और हृदय रज्जु। तो इसमें हृदय रज्जु जो है वो अलग होगा तीनों में से, ये विसंगत है शब्द। और इसका कारण क्या है कि अन्य सभी ऊतक संयोजी ऊतक है। ये सभी जो ऊतक हैं ये सभी संयोजी ऊतक है, लेकिन हृदय स्नायु संयोजी ऊतक की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि नीचे पूछे गए ऊतकों का नाम लिखिए। कुछ ऊतक दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है कि मुंह के आंतरिक स्तर के ऊतक का क्या नाम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सरल पट्टकी अभिस्तर ऊतक। ठीक है फ्रेंड। फिर दूसरा इसी में है, इसी क्रम में हम देखेंगे। तो दूसरा दिया हुआ है कि मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा स्नायु रज्जु ऊतक या संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है। ठीक है। इसके बाद आता है वनस्पति में वृद्धि करने वाले ऊतक क्या है। तो उसका नाम होगा प्ररोह विभाजी ऊतक। प्ररोह विभाजी ऊतक वनस्पतियों में वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड। फिर लास्ट है कि तनों की मोटाई बढ़ाने वाले ऊतक का क्या नाम है। तो पार्श्व विभाजी ऊतक। क्या बोलेंगे इसको? पार्श्व विभाजी ऊतक। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न में दिया है कि अंतर लिखिए, किसमें वनस्पति और प्राणी जो है ऊतक में, इन दोनों में अंतर लिखना है। तो आपके स्क्रीन के सामने आपको ये जो है दिख रहा है, देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कॉलम ए और बी करके, जो है मैं पढ़ देती हूँ। वनस्पति ऊतक, प्राणी ऊतक। वनस्पति ऊतक में कुछ कोशिकाएं जीवित होती थी तथा कुछ कोशिकाएं मृत होती हैं, जबकि प्राणी ऊतक की सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। चूंकि वनस्पति स्थिर है, इसके ऊतकों में से कुछ ऊतक वनस्पति को आधार प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्राणी ऊतक में कि प्राणी सतत घूमते रहते हैं, इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसमें रक्त जैसा ऊतक विद्यमान होता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि वनस्पति के जिन भागों में वृद्धि होती है उन भागों में विभाजी ऊतक पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट प्राणी ऊतक में आएगा कि प्राणी के शरीर में एक समान वृद्धि होती है, इसमें विभाजी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है वनस्पति ऊतक के ऊतकों को विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राणी ऊतक के ऊतकों को विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न में दिया हुआ है टिप्पणी लिखिए। ठीक है। तो टिप्पणी लिखना बहुत सरल है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूरा स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए जो पॉइंट्स है सब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, फिर भी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जैसे दिया है विभाजी ऊतक पर टिप्पणी लिखना है, तो ये है विभाजी ऊतक। पूरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट लिखने हैं। फिर विभाजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, प्ररोह विभाजी, आंतरिक विभाजी और पार्श्व विभाजी। तो इन तीनों प्रकारों के बारे में भी लिखना है। प्ररोह विभाजी ऊतक, ये ऊतक जड़ों और तनों की शिराओं में स्थित होते हैं और ऊतकों का कार्य जड़ तथा तने की लंबाई बढ़ाना है। ठीक है। आंतरिक विभाजी ऊतक, ये ऊतक पत्तियों के डंठल और टहनियों की तलहट में स्थित होते हैं। इन ऊतकों का कार्य पत्तियों और फूलों की निर्मित करना तथा टहनियों की वृद्धि करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर पार्श्व विभाजी ऊतक होते हैं
क्या होते हैं? पार्श्व विभाजीय ऊतक जड़ व तनों के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। यह ऊतक जड़ व तनी की मोटाई अथवा व्यास में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये इतना जो है लिख लेंगे। इसके बाद होता है पृष्ठीय विभाजीय ऊतक, जिसे अधिचर्म बोलते हैं। इसमें 2 पॉइंट है। एक, वनस्पति का संपूर्ण बाह्य पृष्ठभाग कोशिकाओं के एक ही स्तर से बना होता है, इस स्तर को अधिचर्म कहते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अधिचर्म कोशिका सपाट होती है, इसमें आंतर कोशिका रिक्त स्थान नहीं होते हैं, होने से लगातार परत तैयार होती है। तीसरा पॉइंट है तना व पत्तियों के अधिचर्म पर क्यूटिकल नामक मोम जैसा परत जमी होती है। और लास्ट पॉइंट है कि क्यूटिकल जैसी मोम परत होने से जड़ व तना के निचले भाग में पानी जमा रहता है। तो ये हमारा जो है 5th क्वेश्चन का मतलब पहला पॉइंट जिस पे टिप्पणी लिखना था हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट है कि जलवाहिनी, तो जलवाहिनी पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन जो है शॉट ले सकते हैं और इसको पॉज करके या फिर वीडियो को आगे पीछे करके आसानी से लिख सकते हैं। फिर 3rd पॉइंट है पट्टकी मांसपेशियां, ये भी छोटा सा है, 3-4 लाइन का आंसर है, तो इसमें 4-5 पॉइंट दिया हुआ है। ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कृषि पूरक व्यवसाय, इस पे थोड़ी सी टिप्पणी लिखनी है। तो इस पे ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। तो ये जो इसके 2-3 पॉइंट्स दिए हुए, जैसे पशु संवर्धन, कुक्कुट पालन, रेशम कीटक पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि कुछ कृषि पूरक व्यवसाय होते हैं। ये कृषि कार्य करने के साथ साथ कृषि पूरक व्यवसाय भी किए जा सकते हैं, ये अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। इस प्रकार के कृषि पूरक व्यवसाय किसानों को आर्थिक लाभ दे सकते हैं तथा किसानों को आत्मनिर्भर होने में सहायता कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद जनुकीय अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इस पर हमें क्या है टिप्पणी लिखनी है। तो पूरे स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको वीडियो पॉज करके इसका आंसर नोटबुक पर लिख सकते हैं या बार बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि जनुकीय अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण तकनीकी है। इस तकनीकी के द्वारा डीएनए के नाइट्रोजनी पदार्थ की संरचना में परिवर्तन किया जाता है, इससे हम आवश्यक गुणधर्म वाले प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक विशिष्टता के अतिरिक्त वनस्पतियों और प्राणियों में नई और उपयोगी विशिष्टताएं निर्मित की जा सकती हैं। तीसरा पॉइंट है जनुकीय अभियांत्रिकी का उपयोग नगदी फसलों के उत्पादन और उनकी प्रजाति में सुधार के लिए किया जाता है। जनुकीय अभियांत्रिकी वनस्पति की पर्यावरणीय आपदा को सहन करने की क्षमता में वृद्धि करती है। 4th और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इन तकनीकी का उपयोग टीका निर्मित जन्मजात रोगों का पूर्व निदान, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर अनुसंधान, प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा का उत्पादन, उपास्थि का उत्पादन इत्यादि में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि रेशम कीटक पालन क्या है, हमारे सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो इस पे भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे पहला पॉइंट है रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। और बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशमी कीड़ों का उपयोग इसके लिए सर्वाधिक होता है। रेशम कीड़ों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा जिसे इल्ली बोलते हैं, क्यूपा, वयस्क जिसे शलभ बोलते हैं। मादा द्वारा दिए गए हजारों अंडों को कृत्रिम रूप से गर्माहट देकर उष्मायन अवधि को कम किया जाता है। चौथा पॉइंट है अंडे के बाहर निकलने वाली लार्वा यानी इल्ली को शहतूत के पेड़ पर छोड़ दिया जाता है। शहतूत के पत्ते खाकर लार्वा का पोषण होता है। 5वां पॉइंट है 3-4 सप्ताह तक पत्तियां खाने के बाद इल्ली शहतूत को शाखाओं पर जाती हैं। इनकी लार ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से रेशमी तंतु बनता है। इस तंतु को चारों ओर लपेटकर इल्ली का रेशमी कोश तैयार करता है। यह कोश बेलनाकार या गोलाकार होता है। 6वां पॉइंट है रेशमी कोश में स्थित इल्ली को वयस्क के रूप में रूपांतरित होने के 10 दिन पूर्व ही सारे रेशमी कोश उबले हुए पानी में डाल दिए जाते हैं। उबलते हुए पानी के कारण कोश की इल्ली मर जाती है, वह रेशम के तंतु ढीले हो जाते हैं। लास्ट 7 पॉइंट है इन्हें सुलझाकर इस प्रक्रिया की जाती है, वह रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशमी धागों से अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हमारा जो है ये हमारा जो है 5वां प्रश्न था जिस पे टिप्पणी लिखनी थी। अब हम 6वें प्रश्न पर आएंगे। 6वां प्रश्न में दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ स्पष्ट कर कृषि
कृषि व्यवसाय पर होने वाले परिणाम का उदाहरण दीजिए। देखिए उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करो। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न थोड़ा लंबा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है कि मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय परिवर्तन व संकर निर्माण कर सुधार करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से जैव प्रौद्योगिकी, फिर तीसरा पॉइंट है कुछ प्राकृतिक प्रजातियों में, ये है यहाँ तक। फिर चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट में 3 पॉइंट और दिए हुए, सब पॉइंट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है फ्रेंड, फिर चौथा और 5वां। तो मैं आपको स्क्रीन पर ये पूरा दिखा देती हूँ ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख सकें, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक है और एक लाइन यहाँ पर नीचे है। तो इस तरीके से हमारा हो गया ये इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6 हो गया। 7वां दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी में कौन से 2 मुख्य तंत्रों का उपयोग होता है। तो यहाँ तंत्र यानी तकनीकी होती है, कौन से मुख्य तकनीकी की उपयोग होती है। तो ये प्रश्न आपको सामने दिख रहा है, तकनीकी या तंत्र, इसको तंत्र भी बोल सकते हैं यानी कि इंजीनियरिंग, अरे टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर ये है, यहाँ से यहाँ तक आप जो है स्क्रीन पर जो देख रहे हैं पूरा, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें 6-7 पॉइंट दिए हैं, तो ये 6वां पॉइंट यहाँ है और 7वां पॉइंट ये रहा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये 7वां पॉइंट हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृषि पर्यटन, इस विषय पर जो है आपको टिप्पणी लिखनी है। तो कृषि पर्यटन क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जिसको एग्रो टूरिज्म भी बोलते हैं, तो ये एग्रो टूरिज्म यहाँ पर आपको इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको पॉज करके आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट पूरा टोटल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे पॉइंट्स जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊतक का अर्थ बताकर ऊतक संवर्धन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए कि ऊतक का अर्थ बताकर ऊतक संवर्धन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो ये है ऊतक क्या है, ये ऊतक शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्रित हुए एक जैसी कोशिकाएं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक संवर्धन क्या होता है, एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सजीवों के शरीर के बाहर रोगाणु रहित और पोषण युक्त माध्यम में पूर्णक्षम कोशिका या ऊतक में वृद्धि की जाती है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका आंसर लिख लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है जो है 10वां, भेड़ पालन पशुधन है, इस वाक्य का समर्थन करते हुए क्या करना है, स्पष्टीकरण लिख करना है, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पे भारत में पशुओं का पालन दूध प्राप्त करने और कृषि करने के लिए भी किया जाता है। इस कार्य के लिए मुख्य रूप से गाय, भैंस तथा बैल का उपयोग किया जाता है। बकरी और भेड़ का भी उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है। इन पशुओं का उपयोग मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत में मांस उद्योग बड़े पैमाने पर बकरी और भेड़ के मांस का उपयोग करते हैं। भेड़ की ऊन की बाजार में अधिक मांग है। खाद्य प्राप्त करने के लिए भी भेड़ और बकरी का उपयोग किया जाता है। बकरी और भेड़ को खेतों में बैठाया जाता है। इन पशुओं की मल विष्ठा में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इनकी मल विष्ठा यानी गोबर से खेत प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बन जाता है। भेड़ पालन के लिए अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ठीक है फ्रेंड। इनमें उत्तम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। भेड़ों का आकार छोटा होने के कारण घर की महिलाएं भी इनका पालन आसानी से कर लेती हैं, इसलिए भेड़ पालन पशुधन ऐसा कहा जा सकता है। तो ये जो है आपको इसका आंसर पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हड्डियों को क्यों नहीं मोड़ा जा सकता, तो ये जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ।
तो जो है हड्डी ऊतक कैल्शियम फास्फेट के घन रूपी आधारक से बनी होती है। इस कठोर घन रूपी आधारक में ओस्टियोसाइट्स नामक हड्डी कोशिका अंतर स्थापित की गई है। हड्डी का यह व्यवस्था कठोर और मजबूत होता है, इसलिए हड्डियों को नहीं मोड़ा जा सकता। और भी एक दिया है, जैसे मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति को ठंड क्यों लगती है, तो ये भी आपको दिया गया है, क्योंकि मोटे व्यक्ति में अधिक मात्रा में वसा यानी संयोजी ऊतक होते हैं, जिसके कारण इसका होता है। और भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है, जैसे मुक्त की भीड़ भाड़ वाली जीवन शैली से परेशान लोग छुट्टी मनोरंजन के लिए कौन कौन सी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद भी बहुत प्रश्न दिए, जैसे कि रेशमी कीड़े के कोश में जीव की वृद्धि होने से पहले कोश को उबलते हुए पानी में क्यों डाल देते हैं, तो ये आपको देखिए कोकीन वृद्धि किया तो रेशमी कीड़ा पूर्ण वयस्क हो जाता है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और भी जैसे जलवाहिनी और रसवाहिनी में अगर आपको अंतर पढ़ना है, तो ये यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स दिया हुआ है, जलवाहिनी और रसवाहिनी, तो ये आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद सरल ऊतक और जटिल ऊतक क्या होते हैं, ये इसका भी इन दोनों में अंतर है, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न दिया है कि अंगों की टूट-फूट और अंगों की सुरक्षा का कार्य कौन सा ऊतक करता है, तो इसे जो कार्य करता है उसको स्तरित पट्टकी अभिस्तर ऊतक इसका कार्य करता है। मांसपेशी में गतिविधि किस प्रकार से होती है, इसका भी आंसर आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छे क्वेश्चन है कि जीएम मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रजाति की फसल से क्या समझते हो, तो जो है ये इसको आप आंसर देख लीजिए, पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहती, आप स्क्रीन पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैंने बोला था कि पहला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन असत्य है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, मोबाइल में देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न क्या है में गलती है यानी असत्य। इन कथनों में के एक या दो शब्द बदलकर उन्हें सही पुनः लिखिए। पहला दिया श्वसन मार्ग में सरल पट्टकीय अभिस्तर ऊतक होते हैं, तो यहाँ पे इसको हमें इसमें थोड़ा सुधार करना है, तो हम इसका सुधार करके कैसे लिखेंगे, तो श्वसन मार्ग में इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कि श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में रोमक पट्टकीय अभिस्तर ऊतक होती हैं। ठीक है, तो श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में रोमक, ठीक है, सरल पट्टकी हटाकर रोमक पट्टकी के आंतरिक भाग में रोमक पट्टकी ये ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा दिया है कि वृक्क में ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक होते हैं, तो वृक्क में घनाभ रूपी अभिस्तर ऊतक होते हैं, तो इसमें जो गलत वाला पार्ट है वो ग्रंथिल हटाकर घनाभ रूपी ये ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि हरित ऊतक वनस्पति को तैरने में मदद करता है, तो यहाँ पे हरित ऊतक हटाकर वायु ऊतक वनस्पतियों को तैरने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ पे हरित ऊतक हटाकर वायु ऊतक जोड़ देंगे, फिर इसका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा दिया है कि पट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। पट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि शरीर में पट्टकी स्नायु को ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं या फिर अपट्टकी स्नायु को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे पट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं, तो उसकी जगह लिख सकते हैं कि अपट्टकी स्नायु को अनैच्छिक मांसपेशी। पट्टकी की जगह क्या हो जाएगा, अपट्टकी स्नायु या अपट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर दिया हुआ है कि दृढ़ ऊतक में हरित द्रव्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हरित ऊतक में हरित द्रव्य होता है। ठीक है, होता है यानी विद्यमान होता है, तो दृढ़ ऊतक की जगह क्या हो जाएगा, हरित ऊतक हो जाएगा। या फिर अगर हम दृढ़ ऊतक को लेकर चलेंगे तो हम लिखेंगे कि दृढ़ ऊतक में लिग्निन होता है। ठीक है, इसका 2 आंसर हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा आज जो है ये लेसन नंबर 17 का स्वाध्याय भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपने अच्छे से समझा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूं। लेक्चर भी आपने देखा होगा, तो ये भी वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी हिंदी मीडियम के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।